ज्यादातर लोग चाणक्य की कहानी तो जानते हैं, मतलब एक महान गुरु, एक किंग मेकर। लेकिन आज हमारे स्रोत हमें उस किंवदंती से थोड़ा पार देखने का मौका देते हैं। हम उस रणनीतिकार को समझने की कोशिश करेंगे जिसने शून्य से एक साम्राज्य खड़ा करने का पूरा सिस्टम तैयार किया। आज हम उसी सिस्टम को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ये जानने के लिए कि एक अकेला दिमाग बिना सेना, बिना खजाने के इतिहास की धारा कैसे मोड़ सकता है। और ये सिस्टम सिर्फ तलवार और घोड़ों पे नहीं बना था। नहीं, ये मनोविज्ञान, सूचना और अर्थशास्त्र का एक बहुत घातक मिश्रण था। हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उनका असली नाम तो विष्णुगुप्त था, लेकिन इतिहास उन्हें उनके दो और नामों से बेहतर जानता है, कौटिल्य और चाणक्य। तो आज हम चाणक्य की उसी सोच की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो उनकी लिखी महान कृति अर्थशास्त्र और उनसे जुड़ी कहानियों पर आधारित है। हम देखेंगे कि उनकी रणनीतियां क्या थीं, वो इतनी असरदार क्यों थीं, और क्या आज की दुनिया में भी कोई चाणक्य के उस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कर सकता है। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो असल में थे कौन, क्योंकि 3 नाम मिलते हैं हमें, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। ये सिर्फ अलग अलग नाम हैं या इनके कोई गहरे मतलब भी है? नहीं, मतलब है। हर नाम उनके जीवन के एक अलग पहलू को दिखाता है। विष्णुगुप्त वो उनका जन्म का नाम था, एक निजी पहचान। कौटिल्य उनके कुटिल गोत्र से आया, जो उनकी वंश परंपरा को दिखाता है। और कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि ये उनकी कूटनीति की जटिलता की तरफ भी इशारा करता है। और चाणक्य नाम उनके पिता चाणक्य से मिला। तो ये एक ही व्यक्ति के 3 चेहरे थे, एक आम इंसान, एक वंश का प्रतिनिधि और एक महान विचारक। और उनकी शिक्षा दीक्षा भी उस दौर के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र तक्षशिला में हुई थी। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस सिस्टम का प्रोडक्ट बनने की जगह उस सिस्टम के मास्टर बन गए। देखिए, तक्षशिला में सिर्फ पढ़ना पढ़ाना नहीं होता था, वहां विचारों का टकराव होता था। चाणक्य ने वहां राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध नीति सीखी, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो उन्होंने सीखी वो थी शक्ति का मनोविज्ञान। वो समझ गए थे कि सत्ता सिर्फ सेना से नहीं आती, वो लोगों के दिमाग को नियंत्रित करने से आती है। बाद में जब वो वहीं आचार्य बने तो उन्होंने किताबी ज्ञान नहीं सिखाया, उन्होंने सोचने का तरीका सिखाया। और यही सोच उस घटना में काम आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मगध के राजा धनानंद द्वारा उनका अपमान, जो कहानी हम सुनते हैं कि उन्होंने अपनी शिखा खोलकर शपथ ली कि वो नंद वंश का नाश कर देंगे। ये सुनने में बहुत नाटकीय लगता है। हाँ, नाटकीय है, लेकिन इसे सिर्फ बदले की भावना कहना, शायद इसे थोड़ा छोटा करना होगा। हमारे स्रोत एक ऐसे शासक की तस्वीर पेश करते हैं जो अभिमानी था, क्रूर था और जनता से पूरी तरह कटा हुआ था। तो चाणक्य का अपमान, आप कह सकते हैं, उस चिंगारी की तरह था जिसने एक पहले से मौजूद बारूद के ढेर में आग लगा दी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये एक व्यक्तिगत अपमान से कहीं ज्यादा था? मैं कह रहा हूं कि चाणक्य ने अपने व्यक्तिगत अपमान को एक राष्ट्रीय जरूरत में बदल दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी काबिलियत थी। वो समझ गए थे कि धनानंद सिर्फ उनका दुश्मन नहीं है, वो एक स्थिर और अखंड भारत के विचार का दुश्मन है। तो क्या इसमें व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना थी? शायद हाँ, लेकिन क्या हम वाकई एक महान राजनीतिक मिशन को एक गहरी व्यक्तिगत वजह से पूरी तरह अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चाणक्य ने अपनी आग को एक बड़े उद्देश्य की मशाल बना लिया। एक तरफ एक साम्राज्य की विशाल सेना, उसका खजाना, उसका पूरा तंत्र, और दूसरी तरफ एक शिक्षक और एक किशोर। ये तो लगभग असंभव मिशन लगता है। वो शुरू कहाँ से करते? यही तो चाणक्य की रणनीति का सार है। उन्होंने सीधे सेना से लड़ने की मूर्खता नहीं की। नहीं, उन्होंने पहले उस साम्राज्य की नींव पर हमला किया जो अदृश्य थी। उनका पहला कदम था चंद्रगुप्त को तैयार करना। वो उसे तक्षशिला ले गए और उसे सिर्फ शस्त्र चलाना नहीं सिखाया, बल्कि शासक की तरह सोचना सिखाया। उसे धैर्य, मनोविज्ञान और रणनीति की शिक्षा दी। ये मतलब एक कैरेक्टर बिल्डिंग का चरण था। ठीक है, एक काबिल लीडर तैयार हो गया, लेकिन एक लीडर बिना सेना के क्या कर सकता है? यहीं पर उनकी प्रतिभा का दूसरा पहलू सामने आता है, जिसका जिक्र उनकी किताब अर्थशास्त्र में बहुत विस्तार से मिलता है। उन्होंने एक ऐसा हथियार बनाया जो किसी भी सेना से ज्यादा खतरनाक था, सूचना। उन्होंने एक अभूतपूर्व गुप्तचर नेटवर्क बनाया, और ये सिर्फ जासूस नहीं थे,
वो भिक्षु, व्यापारी, ज्योतिषी, नर्तकी, मतलब हर तरह के भेष में राज्य के कोने कोने में फैले थे। वो सिर्फ सैन्य जानकारी नहीं लाते थे, बल्कि ये भी बताते थे कि जनता क्या सोच रही है, कौन सा मंत्री राजा से नाखुश है और कहाँ असंतोष की चिंगारी है। तो मतलब असली युद्ध लड़ने से बहुत पहले एक मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो चुका था। वो धनानंद के साम्राज्य को अंदर से खोखला कर रहे थे। बिल्कुल। अर्थशास्त्र में जासूसों के प्रकार और उनके काम करने के तरीकों का जो वर्णन है, वो आज की इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी हैरान कर सकता है। वो अफवाहें फैलाते थे, प्रमुख लोगों में फूट डालते थे और जनता की राय को चंद्रगुप्त के पक्ष में मोड़ते थे। ये एक तरह का प्राचीन प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। उन्होंने लड़ाई शुरू होने से पहले ही धनानंद को मानसिक और राजनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया था। और जब जमीन तैयार हो गई तब उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को जोड़ना शुरू किया होगा। हाँ, और यहाँ उनकी कूटनीति काम आई। उन्होंने उन सभी राजाओं और कबीलों को एकजुट किया जो नंदवंश से पीड़ित थे। उन्होंने उन्हें सिर्फ सत्ता का लालच नहीं दिया, बल्कि एक बेहतर, एक न्यायपूर्ण शासन का सपना दिखाया। उन्होंने एक गठबंधन बनाया, जिसे आज की भाषा में हम कोलिशन ऑफ द विलिंग कह सकते हैं। तो जब अंत में चंद्रगुप्त की सेना मगध की ओर बढ़ी, तो वो सिर्फ एक सेना नहीं थी, वो जनता के असंतोष और राजनीतिक गठबंधन का एक प्रतीक थी। लड़ाई तो सिर्फ उस प्रक्रिया का अंतिम चरण थी जो सालों पहले एक दिमाग में शुरू हुई थी। ये वाकई हैरान करने वाला है। तो जब हम चाणक्य नीति की बात करते हैं, तो ये सिर्फ कुछ कोट्स या दोहे नहीं है, ये एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग चाणक्य नीति को जीवन के कुछ सूत्र तक ही सीमित कर देते हैं, जबकि असल में ये मानव स्वभाव, शक्ति और समाज को चलाने के सिद्धांतों का एक बहुत गहरा दस्तावेज है। इसका मूल आधार है यथार्थवाद। चाणक्य आदर्शवादी नहीं थे, वो मानव स्वभाव को वैसा ही देखते थे जैसा वो है, ना कि जैसा उसे होना चाहिए। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो इंसानी मनोविज्ञान को पढ़ने में माहिर थे। वो कहते थे कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। ये थोड़ा निराशावादी नहीं लगता? निराशावादी नहीं, बल्कि सतर्क। उनका मानना था कि हर रिश्ता स्वार्थ पर आधारित होता है, और यह स्वार्थ बुरा हो ये जरूरी नहीं। एक व्यापार में दोनों पक्षों का स्वार्थ होता है और वो ठीक है, लेकिन वो कहते थे कि किसी भी व्यक्ति के असली चरित्र को परखना है तो उसे अलग अलग परिस्थितियों में देखो, जब उसके पास शक्ति हो, जब वो डरा हुआ हो, जब उसे किसी चीज का लालच हो। इन मौकों पर उसका व्यवहार ही उसकी असली पहचान है। वो शब्दों पर नहीं, पैटर्न पर विश्वास करते थे। चाणक्य की रणनीतियों का आज के दौर में, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या निजी जीवन, क्या कोई सीधा कनेक्शन है? कई हैं, लेकिन एक सिद्धांत जो आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक है वो है उनकी कार्य सिद्धि की नीति, जिसका सार यह है कि जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। हमारे स्रोतों में अमन और रवि की एक कहानी है जो इसे बहुत अच्छे से समझाती है। दो दोस्त थे, उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू करने का सोचा। अमन बहुत उत्साहित था और उसने अपने आइडिया के बारे में सबको बता दिया, सोशल मीडिया पर, दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और हुआ क्या? उसे सलाह और आलोचना का एक तूफान झेलना पड़ा। किसी ने कहा, अरे ये आइडिया नहीं चलेगा। किसी ने कहा, इसमें बहुत रिस्क है। नतीजा ये हुआ कि वो इतना भ्रमित और हतोत्साहित हो गया कि उसने कभी शुरुआत ही नहीं की। उसका सारा उत्साह बाहरी शोर में दब गया, जबकि रवि ने बिल्कुल उल्टा किया। उसने चुपचाप काम किया, अपनी टीम बनाई, प्रोडक्ट तैयार किया। 6 महीने बाद जब उसने अपना सफल प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो वही लोग जो अमन को सलाह दे रहे थे, रवि से पूछ रहे थे, अरे वाह, ये तुमने कैसे किया? ये कहानी चाणक्य के मूल सिद्धांत को दर्शाती है। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशेत, यानी जो काम मन में सोचा है उसे अपनी जुबान से प्रकट मत करो। इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। जब आप अपनी योजनाएं बताते हैं तो 2 चीजें होती हैं। एक, आपको नकारात्मकता मिलती है जो आपका मनोबल तोड़ सकती है, और दूसरा, आपको झूठी प्रशंसा मिलती है जिससे आपको काम करने से पहले ही संतुष्टि का एहसास होने लगता है और आप आलसी हो जाते हैं। तो इसका मतलब जवाब बातों से नहीं, नतीजों से दो। रवि ने कुछ नहीं बोला, उसके स्टार्टअप ने सब कुछ कह दिया। बिल्कुल। और ये सिद्धांत सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। चाणक्य कहते थे कि अपनी सबसे बड़ी ताकत और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और आपकी ताकत से जलेंगे या उसे काटने की कोशिश करेंगे। मौन रहना और अपने काम पर ध्यान देना शक्ति को जमा करने का सबसे कारगर तरीका है।
लेकिन सिर्फ चुप रहना ही काफी नहीं होगा। चाणक्य ने कूटनीति पर भी बहुत कुछ कहा है। क्या उसका कोई आधुनिक रूप है? निश्चित रूप से। उनकी विदेश नीति 4 सिद्धांतों पर आधारित थी। साम, दाम, भेद, दंड। यानी पहले बातचीत और समझाना, वो हुआ साम। अगर वो काम ना करे तो कुछ देकर या लालच से मनाना, यानी दाम। अगर वो भी काम ना करे तो दुश्मन के सहयोगियों में फूट डालना, यानी भेद। और जब कोई रास्ता न बचे तब बल का प्रयोग करना, यानी दंड। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर कॉर्पोरेट नेगोशिएशंस तक पहले डील समझाने की कोशिश की जाती है, फिर बेहतर ऑफर दिया जाता है, फिर प्रतिस्पर्धी के क्लाइंट्स को तोड़ने की कोशिश होती है, और आखिर में प्राइस वॉर या कानूनी लड़ाई। आपने एकदम सही पकड़ा। चाणक्य के लिए युद्ध या संघर्ष हमेशा अंतिम विकल्प था, पहला नहीं। वो मानते थे कि बिना लड़े अगर जीत हासिल हो सकती है तो वो सबसे बड़ी जीत है, और इसके लिए बुद्धि चाहिए, धैर्य चाहिए और मानव स्वभाव की गहरी समझ चाहिए। वो हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं है। असल शक्ति सही समय पर सही रणनीति चुनने में है। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये साफ है कि चाणक्य सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, वो रणनीति और मानव मनोविज्ञान की एक जीती जागती केस स्टडी है। उनकी सोच सिखाती है कि सही योजना, धैर्य और बुद्धि के दम पर परिस्थितियां बदली जा सकती हैं। हाँ, उनका जीवन यही साबित करता है कि ज्ञान ही असली शक्ति है, लेकिन केवल वो ज्ञान जो व्यवहार में लाया जा सके। एक विचार अगर उसे सही रणनीति के साथ लागू किया जाए तो वो साम्राज्यों को बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। चाणक्य की बुद्धिमानी हमें ये तो बताती है कि क्या करना चाहिए और किसे दोस्त बनाना चाहिए, पर यह भी इशारा करती है कि किनसे बचना चाहिए। हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि चाणक्य के अनुसार कुछ लोगों की संगति आपके पतन का कारण बन सकती है। तो जाते जाते ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, चाणक्य के यथार्थवादी और पैने दिमाग के अनुसार वो कौन 3 तरह के लोग हो सकते हैं जिनसे किसी भी समझदार व्यक्ति को हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए।